अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। सो 4.2 is define the following terms. Number 1 is resultant vector. So it's a 4.2 and define करना है कि what is the resultant vector. So resultant factor क्या होता है? Resultant factor whose effect is the sum of या is same as the combined effect of the number of vector that is called the resultant vector. The vector whose effect is same as the combined effect of all vectors. As the combined effect of all vectors कि इसमें जब हम लोग सम करते हैं सारे अपने वेक्टर्स को, लाइक हमें बहुत ज़्यादा वेक्टर्स गिवन है 1 2 3 4। अब जब हमें इन्हें हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे तो उनका इफ़ेक्ट जो आएगा, जब ऐड करने के बाद इस तरह से हमने इसको ऐड किया, ठीक है, हेड टू टेल रूल लगा के इनको ज्वाइन किया एंड जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वेक्टर. दैट वेक्टर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड इस सारों के सम के बराबर होगा और जिसका इफेक्ट जो है वो इन सारे वेक्टर्स के इफेक्ट के इक्वल होगा. सो ये था हमारा रिजल्टेंट वेक्टर. द नेक्स्ट टर्म इज द टॉर्क. ठीक है, नंबर 1 इज रिजल्टेंट वेक्टर, नंबर 2 इज टॉर्क. सो टॉर्क क्या है? इट प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट. तो टॉर्क इज इक्वल टू द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क. क्योंकि हमने बाकी जितनी भी जगह पे फोर्स को पढ़ा उसमें हम या उसकी मोशन डिस्कस कर रहे थे कि वो लीनियरली मोशन में है, बॉडी लीनियर मोशन में है या सर्कुलर मोशन में है, रोटेटरी मोशन में है. बट जस्ट अगर उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क. द नंबर 3 इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कन्फाइन हो जाता है और जहाँ पे अगर हम अप्लाई करें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो बॉडी मूव करे विदाउट एनी रोटेशन. सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर द अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स causes the body to move without rotation. अब ये क्या होगा कि रोटेशन के अलावा जितनी भी मोशन होगी बॉडी की, that will give the point which is the center of mass. जिस तरह हमने ये बात की थी कि अगर दो मैसेस को अटैच किया जाए एक रॉड से और देन हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं सेंटर पॉइंट पे या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से लगाने के बाद बॉडी बिल्कुल आगे की तरफ मूव करे, ठीक है, विदाउट एनी रोटेशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास. अदर पॉइंट्स पे हमने देखा था कि अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी मूव करते करते टर्न फॉर्म में आ जाएगी. तो हमें टर्निंग पॉइंट पे नहीं जाना बल्कि एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे अगर फोर्स को अप्लाई किया जाए तो बॉडी मूव करे विदाउट एनी रोटेशन. The next one is the center of gravity. So, center of gravity वो पॉइंट है जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. The number 4th is center of gravity. The point where the whole weight of the body, where whole weight of body act vertically downward.
वर्टिकली डाउनवर्ड। सो इसमें क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बॉडी का इसी तरह एक इरेगुलर शेप है। यहाँ पे अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट प्रेजेंट है तो उधर क्या होगा, पूरी बॉडी का मास जो है एक तो एक पॉइंट पे कन्फाइन हो गया, एंड उसी पॉइंट पे जब ग्रेविटी की फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू वेट, ठीक है, वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। तो वो पॉइंट जहाँ पे वेट पूरी बॉडी का एक्ट कर रहा हो वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। सो हमारा 4.2 जो क्वेश्चन था इट वाज अबाउट द रिजल्टेंट वेक्टर कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसको ड्रॉ करें एंड उसका कंबाइन इफेक्ट वो दे एज द सम ऑफ ऑल दोज वेक्टर विच आर गोइंग टू बी एडेड। द नेक्स्ट वन वाज द टॉर्क and it produces and it is the turning effect of force। वो force जब turning effect produce करे that is called the torque। The center of mass is the point where the applied force causes the body to move from one point to the other without any rotation, and center of gravity is the point where the whole weight of the body act vertically downward। So हमारा 4.2 जो क्वेश्चन है वो एंड हो गया है। अब हम मूव करते हैं 4.3 की तरफ। फोर 4.3 is about differentiate the followings। So अभी हमने पहले टर्म्स को डिफाइन किया, अब इन टर्म्स को जो गिवन है 4.3 के अंडर उनको डिफरेंशिएट करना है। द फर्स्ट वन इज लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। लाइक and unlike forces। Unlike forces। So like forces are those forces which are acting along the same direction। Like forces are forces acting along same direction। Along same direction। Like अगर एक कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एक साइड पे है तो दूसरी फोर्स भी उसी साइड पे होगी, तभी वो लाइक फोर्सेस होंगी, एक जैसी फोर्सेस होंगी। एंड इसमें हम लोग एग्जांपल अगर देख लें तो कार को जब हम इस तरह से कार है और वो स्टॉप हो गई है, उसको हम पुश करके उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो जितने भी लोग उसको पुश करेंगे वो एक ही डायरेक्शन में उसको पुश करेंगे, या आगे से पुश कर रहे होंगे या पीछे से कर रहे होंगे। तो उन सब जो लोगों की फोर्सेस लग रही होंगी वो एक सेम डायरेक्शन में होंगी, एंड सेम डायरेक्शन में अगर फोर्सेस हों दैट इज कॉल्ड द लाइक फोर्सेस। अब अनलाइक फोर्सेस क्या होंगी कि दोज फोर्सेस विच हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन। Unlike forces are those forces which are acting in the opposite direction। ये एक दूसरे के मुखालिफ सिम्त में लग रही होती हैं फोर्सेस। लाइक अगर एक बॉडी को हम कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, या कोई भी बॉडी टेबल पे पड़ी हुई है, ये टेबल है, अब हम इस पे बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg, एंड टेबल की जो टेंशन की फोर्स है दैट इज एक्टिंग अपवर्ड, जिसकी वजह से बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये दोनों फोर्सेस एक जैसे फोर्सेस हैं बट दे आर एक्टिंग अलोंग द not along the same line but they are acting in the opposite direction। और अगर opposite direction में होंगी तो these forces are called the unlike parallel forces। The next one is torque and the couple। So secondly जो हमें differentiate करना है it is between the torque and the couple। सो टॉर्क जो है वो बेसिकली एक सिंगल फोर्स है, वो फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट कॉज कर रही है। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बट कपल में क्या है, कपल में हमारे पास दो फोर्सेस आ जाती हैं। इफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, they have the same magnitude but opposite direction, then they form the couple।
two unlike parallel forces having same magnitude but not act along a same line. So अगर वो सेम लाइन पे इफेक्ट कॉज नहीं कर रही होंगी तो तब तक कपल प्रोड्यूस नहीं होगा. किस तरह से, अगर टॉर्क को हम देखें, हमने दो मैसेज को अटैच किया एक रॉड से. अब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट की इस ए पॉइंट पे, ये बी था एंड ये सी. सो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी सीधा जाते जाते थोड़ा सा टर्न लेना शुरू कर देगी. सो जैसे ही वो टर्न लेगी तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा फोर्स का, दैट इज कॉल्ड द टॉर्क. अब कपल में क्या होगा कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं इस तरह से कि एक बॉडी है, इसके ऊपर यहाँ पे भी फोर्स लग रही है एंड यहाँ पे भी. सो ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है बट हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और एक ही बॉडी पे लग रही है बट इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. लाइक इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका ये है, तो बॉडी क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट कर देगी. सो कपल is formed by the two unlike parallel forces that have the same magnitude but the line of action is not same. So ये था torque and couple. The next is stable and neutral equilibrium. Stable and neutral equilibrium. सो स्टेबल में क्या होता है कि अगर बॉडी को थोड़ा सा भी हम टिल्ट करें या थोड़ा सा उसको मूव करवाएं अपनी पोजीशन से तो वो अपनी दोबारा प्रीवियस कंडीशन में आ जाए, प्रीवियस पोजीशन में आ जाए, देन इट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड इसमें क्या हो रहा है, इफ after a slight tilt, body return back to its previous position. Return back to its previous position. अपनी वापस उसी हालत में आ जाएगी तो बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. लाइक अगर एक कोई भी बुक है जो कि टेबल पे पड़ी हुई है इस तरह से, ये बुक है, अब ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से मूव करवा दिया, इसमें थोड़ा सा टिल्ट प्रोड्यूस कर दिया, इसको मूव करवा दिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेबल. अब अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन से पास कर रहे हैं तो बॉडी को जैसे ही हम छोड़ेंगे वो अपनी उसी प्रीवियस कंडीशन में वापस आ जाएगी. तो वो टाइम जब आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट बॉडी अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाए, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी को अगर किसी न्यू पोजीशन में रखा जाए तो वो अपनी वापस पहली पोजीशन में ना आए, तो तब क्या कहते हैं, बॉडी को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है. बॉडी रिमेन इन द न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन. बॉडी रिमेन इन न्यू पोजीशन, रिमेन इन न्यू पोजीशन after disturb from the previous one. Disturb from previous position. इसमें क्या होगा कि अगर बॉडी का जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इक्विलिब्रियम इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास. अब सेंटर ऑफ मास की अगर हाइट एक जितनी रहे हर पॉइंट पे तो बॉडी को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है. क्या मतलब है कि लाइक अभी हमने एक बॉल देखी, ठीक है, बॉल लेंगे, उसमें रेडियस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा हर पॉइंट से. इट मीन्स कि अगर बॉल अभी ए पॉइंट यहाँ है, बी यहाँ है, जब ये मूव करके बी ए यहाँ चला गया एंड बी यहाँ आ गया
फिर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी हाइट सेम रहे तो बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, या बॉडी अपनी नई पोजीशन में रहे जब इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए फ्रॉम द प्रीवियस वन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो हमने तीन में डिफ्रेंशिएट करना था। द वन इज लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, जिसमें हमने देखा कि लाइक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हों, बट अनलाइक फोर्सेस वो होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं बॉडी पे। द नेक्स्ट वाज द टॉर्क एंड द कपल। टॉर्क एक सिंगल फोर्स है, टर्निंग फोर्स ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड द टॉर्क, बट कपल क्या है कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन द नॉट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम नहीं होता बट उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं। द थर्ड वाज अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट करते हैं तो बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाती है, बट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी ने अपनी कोई न्यू स्टेट ले ली है, पोजीशन ले ली है, तो वो उसी में रहेगा, अपनी पिछली वाली पोजीशन में नहीं आएगा, देन इट इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.4. is how head to tail rule help to find out the resultant of forces. 4.4 and method of addition of forces, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को ऐड अप कर रहे हैं बाय हेड टू टेल रूल, एंड हमें यही बताना है कि हेड टू टेल रूल हमें कैसे हेल्प आउट कर रहा है कि हम ऐड कर सकें फोर्सेस को। सो सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा स्केलिंग सिलेक्ट करनी पड़ेगी, स्केल सिलेक्शन। स्केल सिलेक्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि अगर हम एक वेक्टर जो कि 2 मीटर का है या 2 न्यूटन का है, फोर्स की बात हो रही है तो ये न्यूटन में आएगा। एक वेक्टर है 2 न्यूटन का, एक है 5 न्यूटन का। अब यहीं से पता चल जाता है कि मैंने 2 न्यूटन वाले को छोटा बनाया एंड 5 न्यूटन वाले को बड़ा बनाया ताकि उसमें डिफ्रेंशिएट कर सके। सो हमने स्केल सिलेक्ट करना है सबसे पहले कि हम कितने स्केल को, लाइक ये है, अब स्केल के ऊपर लाइक हमने 12 सेंटीमीटर का लिए तो 1 सेंटीमीटर को 1 के इक्वल कर लिया, 1 न्यूटन के इक्वल। इट मीन्स कि अगर 1 न्यूटन जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 2 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के इक्वल हो गया, एंड 5 सेंटीमीटर स्केल जो है वो 5 न्यूटन के इक्वल हो गया। तो स्केलिंग सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द हेड टू टेल रूल। देन हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। हेड टू टेल रूल एडिशन होगी वेक्टर्स की किस तरह से कि हेड ऑफ द वन इज ज्वाइनिंग विद द टेल ऑफ द अदर। अगर वेक्टर ए का हेड ये है इस तरह से जहाँ पे एरो लगा होता है, दैट इज द हेड, उस हेड को टेल से ज्वाइन कर देना है ऑफ द अदर वेक्टर। लाइक दूसरा वेक्टर ये था तो इसकी टेल से ज्वाइन कर दिया। सो हेड टू टेल रूल में एक का हेड होता है एंड दूसरे की टेल को ज्वाइन कर देते हैं। द नंबर 3rd पॉइंट इज एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे फोर्स है इसलिए हम फोर्स लिखेंगे, एंड रिजल्टेंट फोर्स किस तरह फाइंड आउट होगी, टेल ऑफ फर्स्ट इज ज्वाइनिंग विद द हेड ऑफ अदर वन, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो लाइन हमारे पास आएगी दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एज द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो हमारे पास मेथड ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या था, एंड यही हेड टू टेल रूल है कि ये किस तरह हेल्प आउट कर रहा है। पहले तो हम स्केल को देखेंगे कि स्केल जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, देन हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं, उसमें एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन हो जाता है। द थर्ड वन इज द रिजल्टेंट फोर्स, एंड रिजल्टेंट फोर्स में क्या होता है, पहले की टेल को आखिरी वाले के हेड से ज्वाइन कर दिया जाता है। तो उस सूरत में जो हमारे पास एक
रिजल्टेंट फोर्स आती है या रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो मैग्नीट्यूड उसका सेम होता है एज द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ all these vectors. So it by head to tail rule we can join a number of vectors. So it was about the 4.4.